नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा आदेश जी की लिखी कहानी विश्वास का चीरहरण। पिछले कुछ दिनों से रमाकांत की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वे सो रहे थे। नमिता ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उसने स्वयं के लिए चाय बनाई तथा बाहर बरामदे में अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगी। एक खबर पर उनकी निगाह ठहर गई। घर में काम करने वाले नौकर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है तथा हत्या के कारणों की जांच कर रही है। सरकार चाहे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के कितने भी दावे क्यों न कर ले, जब तक हमारा सिस्टम न बदले, लोगों की मानसिकता न बदले, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ओह, न जाने कितना गिरेगा इंसान। कहते हुए उनके जेहन में 12 वर्ष पुरानी घटना उथल पुथल मचाने लगी। आंटी, आप मूवी चलेंगी? अंदर आते हुए शेफाली ने पूछा। मूवी? हाँ आंटी, नोवेल्टी में परिणीता लगी हुई है। ना बेटा, तुम दोनों ही देखाओ, मैं बूढ़ी तुम दोनों के साथ कहाँ जाऊंगी। कहते हुए अचानक नमिता की आंखों में वह दिन तिराया जब विशाल के मना करने के बावजूद बहू ईशा और बेटे विभव को मूवी जाते देख वह भी मूवी जाने की जिद कर बैठी थी। उसकी पेशकश सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली थी, पर विभव ने कहा था, माँ तुम कहाँ जाओगी? हमारे साथ मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है, वहां से हम सब खाना खाकर ही लौटेंगे। विभव के मना करने पर वह तिलमिला उठी थी, पर विशाल के डर से कुछ कह नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें व्यर्थ की तकरार बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके जाने के पश्चात मन का क्रोध विशाल पर उगला तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, नमिता, गलती तुम्हारी है। अब वे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, फिर तुम क्यों बेवजह बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा दखलंदाजी करती रहती हो? अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही तो सदैव नहीं होगा। तुम्हें मूवी देखनी ही है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। विशाल की बात सुनकर वह चुप हो गई थी। वैसे भी उनसे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं था, पर बार बार दोस्त के लिए स्वयं को नकारे जाने का दंश चुप चुप कर पीड़ा पहुंचा रहा था। ठंडे मन से सोचा, तब लगा कि विशाल सच ही कह रहे हैं। कल तक उसकी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, और उनमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी, बच्चे बूढ़े एक समान, लेकिन तब वह इस उक्ति का मजाक बनाया करती थी, पर अब वह स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगी है। आखिर क्या आवश्यकता थी उनके साथ मूवी देखने जाने के लिए कहने की, जब वे स्वयं ही उससे चलने के लिए नहीं कह रहे थे। वही विभव था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या मूवी जानी होती तो पापा को स्वयं कहने के बजाय उससे सिफारिश करवाता था। सच, समय के साथ सब कितना बदल जाता है। अब तो उसे उसका साथ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वह उसकी नज़रों में दकियानूसी पुरातनपंथी या उसके शब्दों में ओल्ड फैशन्ड हो गए हैं, जिसे आज के ज़माने के तौर तरीके नहीं आते। जबकि वह अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी। लोग उसकी जिंदा दिली के कायल थे। समय के साथ उसमें परिवर्तन अवश्य आ गया है, पर फिर भी उसने सदा समय के साथ चलने की कोशिश की है। पर अब तो उनका व्यवहार देखकर उनके साथ कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। किसी ने सच ही कहा है, बचपन में 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए माँ से प्यारा कोई नहीं होता। बाल्यावस्था में 5 से 12 वर्ष तक माँ उसका आदर्श होती है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बात बेबात टोकने वाली तानाशाह, यौनावस्था में उसके बच्चों को पालने वाली धाय तथा बुढ़ापे में उनके लिए बोझ बन जाती है। आज शायद वह उनके लिए बोझ बन गई है। आंटी, आप किस सोच में डूब गई हैं? प्लीज चलिए ना। परिणीता शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित अच्छी मूवी है, आपको अवश्य पसंद आएगी, आग्रह करते हुए शेफाली ने कहा। शेफाली की आवाज सुनकर नमिता अतीत से वर्तमान में लौट आई। शरद चंद्र उसके प्रिय लेखक हैं। उसने अशोक कुमार और मीना कुमारी द्वारा
अभिनीत पुरानी परिणीता भी देखी है, उपन्यास भी पढ़ा है, फिर भी शेफाली के आग्रह पर पुनः उस मूवी को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति पाकर शेफाली उसे तैयार होने का निर्देश देती हुई स्वयं भी तैयार होने चली गई। विशाल अपने एक निकटतम मित्र रविकांत के पुत्र के विवाह में गए थे। जाना तो वह भी चाहती थी, पर उसी समय यहां भी उसकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया। विशाल ने कहा, मैं रविकांत के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होकर आता हूं तथा तुम यहां अपनी मित्र की पुत्री के विवाह में सम्मिलित हो जाओ। कम से कम किसी को शिकायत का मौका तो न मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसलिए दोनों जगह जाना आवश्यक है। विशाल के न होने के कारण अकेले बैठकर बोर होती रहती या व्यर्थ हो आए सीरियल्स में दिमाग खपाती रहती। अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे, न चाहते हुए भी टीवी देखना एक मजबूरी सी बन गई है, या कहिए मनोरंजन का एक सस्ता और सुलभ साधन यही रह गया है। वरना आत्म केंद्रित होती जा रही दुनिया में आज किसी के लिए किसी के पास समय ही नहीं रहा है। वैसे भी आज जब अपने बच्चों को ही माता पिता की परवाह नहीं रही है, तो किसी अन्य से क्या आशा करना। ऐसी मन स्थिति में जी रही नमिता के लिए शेफाली का आग्रह सुकून दे गया था। अतः थोड़े नानुकुर के पश्चात उसने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया था। 4 बच्चों के रहते वे दोनों एकाकी जिंदगी जी रहे हैं। एक बेटा शैलेश और बेटी निशा विदेश में, क्रमशः कनाडा और अमेरिका में है, तथा 2 विभव और कविता यहाँ मुंबई और दिल्ली में है। 2 बार विदेश जाकर शैलेश और निशा के पास भी वे रह आए थे, लेकिन वहाँ की भागदौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आती थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन ही अकेले रहना पड़ता था। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों न कमाएं, तब तक किसी का काम ही नहीं चलता है। भले बच्चों को आया के भरोसे या क्रेच में क्यों न छोड़ना पड़े। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए इंसान अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया करता था, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना कैरियर ही मुख्य है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उसे लगता है आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। पैसों से वे उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के 2 मीठे बोल के लिए उनके पास समय नहीं है। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो यहाँ बनारस अपने घर चले आए। जब विशाल ने इस घर को बनवाने के लिए लोन लिया था, तब नमिता ने यह कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे। 4 बच्चे हैं, वे भी हमें अकेले थोड़े ही न रहने देंगे। पर पिछले 4 वर्ष इधर उधर भटक कर अंततः अकेले रहने का फैसला कर ही लिया। किराए पर उठाया घर खाली कराकर रहने लायक बनवा लिया था। कभी बेमन से बनवाया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा था। अकेलेपन की विभीषिका से मुक्ति पाने के लिए पिछले 3 महीने पूर्व घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। शशांक और शेफाली अच्छे सुसंस्कृत लगे। उनका एक छोटा बच्चा है, इस शहर में नए नए आए थे। शशांक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उन्हें घर की आवश्यकता थी और हमें अच्छे पड़ोसी की, अतः रख लिया। अभी शशांक और शेफाली को आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन शेफाली ने आकर उनसे कहा, आंटी अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बब्बू को आपके पास छोड़ जाऊं, कुछ आवश्यक काम से जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह युक्त स्वर सुनकर पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई। उस बच्चे के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच न तो वह रोया न ही परेशान किया। उसने उसके सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे। वह उनसे ही खेलता रहा। उसके साथ खेलते और बातें करते हुए उसे अपने पोते विक्की की याद आ गई। वह भी लगभग इसी उम्र का है। उस बच्चे में वह अपने नाती पोतों को ढूंढने लगी। उस दिन के बाद तो नित्य का क्रम बन गया। जिस दिन वह नहीं आता, वह स्वयं आवाज देकर उसे बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो मन भाव विभोर हो उठता। धीरे धीरे शेफाली भी उसके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती
तो आग्रहपूर्वक उसे दे जाती। एक दिन उसने उसे अपने पैरों में दर्द निवारक दवा लगाते हुए देख लिया तो उसने उससे दवा लेकर आग्रहपूर्वक लगाई ही नहीं, नित्य का क्रम भी बना लिया। कभी कभी वह उसके सिर की मालिश भी कर दिया करती थी। कभी कभी उसे लगता इतना स्नेह तो उसे अपने बहू बेटों से भी नहीं मिला है। कभी वे उनके नज़दीक भी आए तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा कितना उन्हें मिलेगा। शशांक भी ऑफिस से आकर उनका हालचाल अवश्य पूछता। बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल वही जमा कर दिया करता था। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए भी वह अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई थीं। कभी कभी उसे लगता अपने बच्चों का सुख तो उन्हें मिला नहीं, पर इस बुढ़ापे में भगवान ने उनकी देखभाल के लिए इन्हें भेज दिया है। विशाल ने उसे कई बार चेताया कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वह उनको यह कहकर चुप करा दिया करती कि आदमी की पहचान है मुझे, ये संभ्रांत और सुशील है, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के युग में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता है। आंटी जी, आप तैयार हो गईं? शशांक ऑटो ले आए हैं। शेफाली की आवाज़ ने नमिता को विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। आजकल न जाने क्या हो गया है, उठते बैठते खाते पीते अनचाहे विचार आकर उसे परेशान करने लगते हैं। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए पर्स में कुछ रुपए यह सोचकर रखे कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए मूवी के पैसे वे दें उचित नहीं लगता। आग्रह कर मूवी की टिकट के पैसे उन्हें पकड़ाए। मूवी अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वह इतना डूब गई कि समय का पता ही न चला। इंटरवल होने पर उसकी ध्यानावस्था भंग हुई। इंटरवल होते ही शशांक उठकर चला गया तथा थोड़ी ही देर में पॉपकॉर्न तथा कोको कोला लेकर आ गया। शेफाली और उसे पकड़ाते हुए यह कहकर चला गया कि कुछ पैसे बाकी हैं, उन्हें लेकर आता हूँ। मूवी प्रारंभ होने भी नहीं पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी, मैं इसे चुप कराकर आती हूँ, कहकर शेफाली भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी न लौटते देखकर मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़कर देखती, पर फिर यह सोचकर रह जाती कि शायद बच्चा चुप न हो रहा हो, इसलिए वे दोनों बाहर ही रह गए होंगे। सच में छोटे बच्चों के साथ मूवी देखना कितना मुश्किल है, इसका एहसास है उसे। उसके स्वयं के बच्चे जब छोटे थे तब टॉफ़ी बिस्कुट सब लेकर जाने के बावजूद कभी कभी इतना परेशान करते थे कि मूवी देखना ही कठिन हो जाता था। कभी कभी तो उसे या विशाल को उनको लेकर बाहर ही खड़े रहना पड़ जाता था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कुछ वर्षों तक मूवी देखनी ही छोड़ दी थी। यही सोचकर अनचाहे विचारों को झटक कर नमिता ने मूवी में मन लगाने का प्रयत्न किया। वह फिर कहानी के पात्रों में खो गई। अंत सुखद था, पर फिर भी आंखें भर आईं। आंखें पोंछकर वह इधर उधर देखने लगी। इस समय भी शशांक और शेफाली को न पाकर वह सहम उठी। बहुत दिनों से वह अकेले घर से निकली नहीं थी, अतः और भी डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसे छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो अब तक उसके पास आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। घबराए मन से वह अकेली ही बाहर चल पड़ी। हॉल से बाहर आकर अपरिचित चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे। अंततः एक ओर खड़ी होकर वह सोचने लगी कि अब वह क्या करे, उनका इंतजार करे या ऑटो करके घर चली जाए। अम्मा, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? उसको ऐसे अकेला खड़ा देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा जिनके साथ आई थी वह नहीं मिल रहे हैं। आपके बेटा बहू थे? हाँ। कुछ और कहकर वह बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं, बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती है। कहते हुए वह बुदबुदा उठा था। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी और कोई चारा न देखकर तथा उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोरकर कहा, बेटा एक एहसान करेगा? कहिए माँ जी। बेटा मुझे एक ऑटो रिक्शा लाकर दे दे। उसने नमिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर जैसे ऑटो से उतरकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर वह हैरानी में पड़ गई। वह हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है।
तथा सारा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। लाखों के गहने और कैश गायब हैं। मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोए, पर रोकर भी क्या करती। उसे प्रारंभ से ही गहनों का शौक था। जब भी पैसा बचता उससे वह गहने खरीद लाती। विशाल कभी उसके इस शौक पर हंसते तो कहती, मैं पैसा व्यर्थ नहीं गवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज ही खरीद रही हूँ, वक्त पर काम आएगी। पर वक्त पर काम आने की बजाय उन्हें तो कोई और ही ले भागा। किटी के मिले 50,000 उसने अलग से रख रखे थे। घर में कुछ काम करवाया था, कुछ होना बाकी था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना था। विशाल ने किटी के रुपयों में से उसे देने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह इससे अपने लिए कान की नई डिजाइन की लटकन खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए जाने से पूर्व ही विशाल ने 80,000 रुपये बैंक से निकलवाए थे, पर वायदा करने के बावजूद निश्चित तिथि पर वह न काम के लिए आया और न ही पैसे ही ले गया। यद्यपि पहले भी 1-2 बार वह ऐसा कर चुका था। जब भी ऐसा होता था वह मजदूरों का रोना लेकर बैठ जाता कि काम करने के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी सहेली की पुत्री के विवाह में पहनने के लिए लॉकर से गहने निकलवाए थे, पर विशाल के भी उसी समय विवाह में जाने के कारण वह उन्हें वापस नहीं रख पाई थी। सब एक झटके में चला गया। जहाँ कुछ देर पहले वह शशांक और शेफाली के बारे में सोच सोच कर परेशान थी, वहीं अब इस नई आई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। फिर यह सोचकर कि शायद बच्चे के कारण शशांक और शेफाली अधूरी मूवी छोड़कर घर न आ गए हों, उन्हें आवाज लगाई। कोई आवाज न पाकर वह उस ओर गई। वहां उनका कोई सामान न पाकर अचकचा गई। खाली घर पड़ा था, बस उनका दिया पलंग और एक टेबल 2 कुर्सी पड़ी थी। किचन का तो वैसे भी उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। कपड़ों के अतिरिक्त बर्तन के नाम पर उनके पास एक कुकर, कढ़ाई तथा 2 प्लेट, कुछ कटोरी और ग्लास ही थे। राशन का सामान भी पॉलीथीन की थैलियों में रखा देख एक बार उसने पूछा तो शेफाली ने झिझकते हुए कहा था, आंटी इनका नया जॉब है, ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाए हैं, इन्हीं को धो धोकर काम चला लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, कहते हुए उसने उनका मनोबल बढ़ाया था। तो क्या यह सब उन्होंने किया? अविश्वास से नमिता ने स्वयं से ही पूछा। उसे याद आया वह पल जब वह पड़ोसन राधा वर्मा के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए निकल रही थी। तब आदतन उसने शेफाली को आवाज लगाकर घर का ध्यान रखने के लिए कहा। तब उसने हसरत भरी नजर से उसे देखते हुए कहा था, आंटी बड़ा सुंदर हार है, पूरे 2 लाख का हीरा जड़ित हार है। तब उसने बिना आगा पीछा सोचे स्त्रियोचित मानसिकता के साथ गर्व से कहा था। अब वह अपने बड़बोलेपन पर पछता रही थी। उन्हें कैश और जेवरों के बारे में सब पता था। तभी शायद उन्होंने यह साजिश रची थी। विश्वास न होने के बावजूद सारे सबूत उनकी ओर इशारा ही कर रहे थे। अब चोरी से भी ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि जिन पर उसने विश्वास किया उन्हीं ने उसकी पीठ में खंजर भौंका। गलती उनकी नहीं, उसकी थी, जो विशाल के बार बार समझाने के बावजूद वह उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही थी। मूवी देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले जाना, सब कुछ उसके सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। कितना शातिर ठग था वह। किसी को शक न हो इसलिए अपनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उसे मूवी दिखाने ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि विशाल घर पर नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर एवं एसी की आवाज में आस पड़ोस में किसी को सुनाई देगा नहीं और वे आराम से अपना काम कर लेंगे तथा भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। कहीं कोई चूक नहीं, शर्मिंदगी या डर नहीं। आश्चर्य तो इस बात का था, आदमी की पहचान का दावा करने वाली उसके अंदर की नमिता को उनके साथ इतने दिन साथ रहने के बावजूद कभी उन पर शक क्यों नहीं हुआ। स्वयं को संयत कर विशाल को फोन किया। घटना की जानकारी देते हुए वह रोने लगी थी। उसे रोता देखकर उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए पड़ोसी वर्मा के घर जाकर सहायता मांगने के लिए कहा। वह बदहवास सी बगल में रहने वाली राधा वर्मा के पास गई। राधा वर्मा को सारी स्थिति से अवगत कराया तो उसने कहा, कुछ आवाजें तो आ रही थी, पर मुझे लगा कि शायद आपके घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया।
भाभी जी, अब जो हो गया सो हो गया, परेशान होने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो चोरी गया सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए एफआईआर दर्ज करा देते हैं। वर्मा साहब ने सारी बातें सुनकर उससे कहा। पता नहीं वर्मा साहब की बातों में उसके लिए दुख था या व्यंग, पर यह सोचकर रह गई कि जो सच है वही तो वह कह रहे हैं। अब ऐसे समय में 10 लोगों की 10 तरह की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। उनके साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। इस तरह के एक युगल की तलाश तो हमें काफी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने पेपर में सूचना भी निकलवाई थी तथा लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वह कई जगह ऐसी वारदातें कर चुका है, पर किसी का भी बताया हुलिया किसी से मैच नहीं करता। शायद वह विभिन्न जगहों पर विभिन्न वेशों में विभिन्न नाम का व्यक्ति बनकर रहता है। वह कई भाषाएं भी जानता है। क्या आप उसका हुलिया बता सकेंगी? कब से वह आपके साथ रह रहा था? पुलिस इंस्पेक्टर ने नमिता के बयान को सुनकर कहा। नमिता को जो जो पता था उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने जिस ऑफिस में वह काम करता था वहां जाकर पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई आदमी उनके यहाँ काम ही नहीं करता। उसकी बताई जानकारी के आधार पर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने घर आकर मुआयना किया, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि कहीं उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है यह वही युगल है जिसकी हमें तलाश है। बहुत ही शातिर चोर है, पर कब तक बचेगा हमसे? हम लोग कई बार सिविलियन से आग्रह करते हैं कि नौकर और किराएदार रखते वक्त पूरी सावधानी बरतें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, मसलन वह कहाँ काम करता है, उसका स्थायी पता, फोटोग्राफ इत्यादि। पर आप लोग तो समझते ही नहीं हैं। जब वारदात हो जाती है तब आते हैं। इंस्पेक्टर ने आक्रोशित स्वर में कहा था। इंस्पेक्टर साहब, हमारा सामान तो मिल जाएगा? इंस्पेक्टर की बातों को अनसुना कर नमिता ने पूछा। माँ जी कोशिश तो कर रहे हैं, आगे ईश्वर इच्छा। वैसे इतना कैश और जेवर घर में रखने की क्या आवश्यकता थी? वह आपका किराएदार था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? किराएदार? इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इनकम टैक्स की पेचीदगी से बचने के लिए विशाल ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं करवाया था। उनसे किराए की रसीद भी नहीं लेते थे। सच, थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को अपराधियों के हवाले कर दिया था। प्रारंभ में कुछ एडवांस देने के लिए अवश्य कहा था, पर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो पता नहीं क्यों उनकी मजबूरी देखकर मन पिघल गया। उस समय यही लगा कि हमें पैसों की आवश्यकता तो है नहीं, हमें तो सिर्फ अपना सूनापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे लोग चाहिए। उनकी बातों से नफासत टपक रही थी। एक बच्चे वाला युगल था, संदेह की कोई बात ही नजर नहीं आई। अतः ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना उन्हें रख लिया। उन्होंने जो बताया वही सच मान लिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर नमिता मन में सोचने लगी थी, यही तो गलती करते हैं आप लोग। बिना एग्रीमेंट करवाए किराएदार रख लेते हैं। एग्रीमेंट करवाया होता तो उसमें सब कुछ दर्ज हो जाता। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं रहता कि वह शरीफ है या बदमाश। वह तो गनीमत है कि आप सही सलामत हैं, वरना ऐसे लोगों को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो पीछे नहीं रहते। उसे चुप देखकर इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की कड़वी बातें सुनकर भी वह चुप रही। सचमुच परिस्थितियां कभी कभी अच्छे भलों को बेवकूफ बना देती है। भरे मन से घर लौट आई। दूसरे दिन विशाल भी आ गए। उन्हें देखकर वह रोने लगी। उसको रोते देखकर विशाल ने उससे कहा, जब मैं कहता था कि किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए तब तुम मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपया निकालना, रखना सब तुम ही तो करती थी। मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो? आप भी तो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे। उसने झुंझलाकर उत्तर दिया था। कई दिन बीत गए पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कभी सोचती तो उसे एकाएक विश्वास ही नहीं होता था कि वह इतने दिनों तक झूठे और मक्कार लोगों के साथ रहती रही थी। वे ठग थे तभी तो पिछले 4 महीने का किराया यह कहकर नहीं दिया था कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अतः वेतन नहीं मिल रहा है। उसने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि लोग अच्छे हैं, पैसा कहाँ जाएगा, मिल ही जाएगा। वास्तव में उनका स्वभाव देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनका इरादा नेक नहीं है।
न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते हुए भी नमिता अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दुनिया में उन जैसे दो मुंहा स्वभाव वाले शालीनता का मुखौटा पहने लोग भी होते हैं। कितना शालीन और सौम्य व्यवहार था उनका। जितना सेवा भाव शेफाली में था उतना ही शशांक में था। जब कभी वह अपने बेटे बहू से उनकी तुलना करती तो मन अजीब सा हो जाता था। समझ में नहीं आता था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई है कि जो उनके बच्चों ने उन्हें एकदम भुला दिया है। वहीं इन अनजानों ने उन्हें वही प्यार और सम्मान दिया जो वह अपने बच्चों से पाना चाहती थी। क्या कोई किसी की इतनी सेवा या ख्याल रखने का नाटक कर सकता है? वह तो यह सोच सोच कर खुश होती रही थी कि अभी भी ऐसे लोग इस धरा पर हैं जो अपने माता पिता की तरह ही दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। पर इतने सौम्य चेहरों का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है, कभी मन मस्तिष्क में भी नहीं आया था। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मुहावरा शायद ऐसे लोगों की फितरत देखकर ही किसी ने इजाद किया होगा। आश्चर्य तो इस बात का था कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उसे कभी उन पर शक नहीं हुआ था। उसने अखबारों और टीवी में उनकी तरह अलग अलग रह रहे वृद्धों के लूटे और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थी, पर उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही घटित होगा उसने सोचा नहीं था। आज जब स्वयं पर पड़ी तो समझ में आया कि उन जैसे असुरक्षा की भावना से पीड़ित बेगानों में अपनों को ढूंढते वृद्धों को आसानी से बेवकूफ़ बना लेना ऐसे लोगों के लिए कितना आसान है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु इस हद तक गिर चुके लोगों के लिए यह मात्र खेल ही हो, पर किसी की भावनाओं को कुचलते तोड़ते मरोड़ते उनकी संवेदनशीलता और सदाशयता का फायदा उठाकर उन जैसों के वजूद को मिटाते लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। आखिर उन जैसे वृद्ध जाएं तो जाएं कहाँ? क्या किसी को अपना समझना या उसकी सहायता करना अनुचित है? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते इन जैसे लोग यह क्यों नहीं सोच पाते कि एक दिन बुढ़ापा उनको भी आएगा? वैसे भी उनका यह खेल आखिर चलेगा भी तो कब तक? क्या झूठ और मक्कारी पर खड़ी की गई दौलत पर वह सुकून से जी पाएंगे? क्या संस्कार दे पाएंगे अपने नवांकुरों को? घंटी की आवाज के साथ नमिता ने दरवाजा खोला। काम वाली लीला थी। दरवाजा खोलकर वह विशाल के कमरे में गई। वह सो रहे थे। यह सोचकर वह चाय बनाने लगी कि अब उन्हें उठा ही देना चाहिए, किंतु फिर भी मन में चलता बवंडर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मथ रहा था। इंसान आखिर भरोसा करे भी तो किस पर करे? जिसको अपना माना, अपना समझा, वही पीठ में छुरा भोंक दे, विश्वास का चीरहरण कर दे, तो इंसान करे भी तो क्या करे। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी विश्वास का चीरहरण।